सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब की इक़्तिदार में वापसी की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई है। वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ को सबसे बड़ा रिलीफ भी मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली की सजा खत्म कर दी है और ताहयात नाअहली का किस्सा हमेशा के लिए तमाम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को इस केस का फैसला महफूज किया, जिसे आज सुना गया। 6 एक से जारी फैसले के मुताबिक सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। फैसले में कहा गया है कि 62(1)(f) को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए नाअहली की सजा कौमी असम्बली में मंजूर कानून के मुताबिक 5 साल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समीला बलोच केस का फैसला ओवर रूल कर दिया। जस्टिस याया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की नाअहली भी खत्म हो गई है। अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए हैं। फैसला आने के बाद सियासत क्या करवट लेगी? क्या नून लीग अब भरपूर तरीके से इंतखाबी मैदान में निकलेगी? इस फैसले को मुखालिफिन कैसे देखते हैं? इसी अहम तरीन खबर से हम आगाज करेंगे। मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहे, हमारे साथ है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं और याहिर फरीद साहब आईनी और कानूनी माहिर ने भी हमें ज्वाइन किया है। मौला बख्श चांडियो साहब, आप इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ा भुगत चुकी है ये नाअहलियों को। अभी हाल ही में हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मामला भी देखा था। काजी फायद ईसा साहब पर तो शक शुबा नहीं पैदा होता और न उनसे हमारी ऐसी तवक्को है कि वो कोई ऐसे नाइंसाफी पर मुबनी या किसी के कहने में कोई फैसला करें। तो कोर्ट ने फैसला किया है और काजी साहब की सरपरस्ती में किया है, लिहाजा इसको अभी देखने की भी ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है आपके एक बात का कि मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने की रुकावट दूर हो गई, तो रुकावट तो थी नहीं, उनको तो लाया ही इसलिए गया था। इसमें वो तो अदलिया से कहीं पहले फैसला हो गया। वो जिस अंदाज से आए वो लाडले के अंदाज में तो आए थे, गए मुजरिम की हैसियत में, आए बादशाह की हैसियत में, तो पहले ही पता लोगों को चल जाता है पाकिस्तान में कि ये हुमा किसके सर पे बैठने वाली है। तो मुझे तो कोई मियाँ साहब के आने में कोई शक शुबा नहीं था। हाँ, मैं दोनों को, जहांगीर तरीन साहब को और मियाँ साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उनके लिए कोई अच्छा हुआ है मामला। और इस्तेहकाम पार्टी को भी कैसे बनाया गया है, कैसे वहाँ से लोगों को निकाल कर सीधी इजाज़त दी गई, भाई जो भी पीटीआई छोड़े इस्तेहकाम पार्टी में जाए, जिसको कहा गया है वो सब उधर ही कर रहे हैं। मुझे तो कोई तर्जुम नहीं है इतने सालों में पाकिस्तान में जो सियासत मैंने देखी है, उससे मुझे तर्जुम नहीं है। यहाँ सारा मामला फरमाइशी होता है, तो इस बार भी अगर हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चांडियो साहब, कहा यह जा रहा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है, क्योंकि ज्यादती हुई थी मियाँ साहब के साथ, अब उसको सिर्फ रिवर्स किया जा रहा है, चीज़ों को वहीं पर ले जाया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया गया। अच्छा, ये भी आपकी अच्छी बात, बड़ी पते की बात आपने की है। किया जा रहा है तो कौन कर रहा है? अवाम तो नहीं कर रहा, इंतखाबात के जरिए तो नहीं हो रहा है, आइन के जरिए तो नहीं हो रहा है, किया जा रहा है। इसी पे तो एतराज है कि यहाँ मामला किए जाते हैं, किए क्यों जाते हैं, अवाम पर क्यों नहीं छोड़ा जाता, फैसले अवाम को क्यों नहीं करने दिए जाते? किया जा रहा है, अवाम करे ना, जो फैसला करे अवाम करे, किया जा रहा है। इसी पे तो सारा झगड़ा है कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। अभी मुझे इससे वास्ता नहीं है, मुझे ये है कि फैसला अवाम करे तो अवाम का एतमाद भी बढ़े उस फैसले पर, और फिर ही हुकूमत कुछ कर सकती है। बाकी फरमाइशी प्रोग्राम आते रहे जाते रहे, उनकी कोई अहमियत तो नहीं होती। अगर खींच के भी उनको अगर वक्त पूरा करवाया जाता है तो भी वो पाकिस्तान को कुछ देने में, कोई पाकिस्तान में बेहतरी लाने में नाकाम हो जाते हैं। ठीक है चांडियो साहब, मैं दोबारा आऊँगा आपके पास, क्योंकि आपकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी कमाल होती है। याहिर फरीद साहब, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर अगर देखें तो अब क्या हर एक के लिए 5 साल होगी नाअहली? जिसने कोई भी पार्लियामेंटेरियन है, उसने कोई भी जुर्म किया हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो फिर 5 साल के लिए नाअहल हो सकता है? या हमने अभी सुना कि दोबारा नैब को ख्याल आया कि नहीं 10 साल तक की होनी चाहिए नाअहली, और वो पिछला जो ऑर्डर था 5 साल का वो फिलहाल मुअत्तल हुआ है, वो भी केस चल रहा है। तो ये ज़रा इस बारे में समझाइएगा।
देखिए, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की आवाम की जीत है, ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की जीत है। और ये समीउल्लाह बलोच के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मैंडेट को ओवर रीच कर जाए, ये इस तरह की ओवर रीचिंग पावर्स को भी जो है वो डिसरिगार्ड किया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने दो सवाल थे कि क्या कोर्ट ऑफ लॉ वो सुप्रीम कोर्ट हो, इज़ इट कॉम्पिटेंट कि वो इस तरह का डिक्लेरेशन दे सके कि सादिक कौन है और अमीन कौन है। और दूसरा, उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लीगल प्रॉब्लम थी कि आर्टिकल 62(1)(f जो है वो इट्स अ नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी प्रोविजन, जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई प्रोसीजर, प्रोसेस या आइडेंटिफिकेशन नहीं की गई कि उसको के आर्टिकल 62(1)(f को इन प्रोसेस किस तरह लेकर आना है। लेकिन समीउल्लाह बलोच केस के अंदर जो सबसे बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ ये था कि ये सारी की सारी जो पावर्स हैं ये कोर्ट ने अपने पास अज्यूम कर ली थी, और कोर्ट की विजडम जो है वो पाकिस्तान की आवाम के विजडम के ऊपर भारी हो गई थी। देखिए, ये फैसला कि सादिक कौन है और अमीन कौन है, ये फैसला कि एक इलेक्टेबल, एक आवाम का मुंतखब अगर कोई जुर्म करता है तो कितने साल की क्वालिफिकेशन और कितने साल की डिसक्वालिफिकेशन, ये वो फैसले हैं जो पाकिस्तान की आवाम करेगी, या तो आपके आइन के जरिए या जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है, जैसे इलेक्शन एक्ट था। ये 5, 7, 17, 50, 100 लोगों का फैसला नहीं हो सकता। हाँ, पार्लियामेंट का ये फैसला हो सकता है, बिकॉज पार्लियामेंट जो फैसला दे रही है वो अवामी मुंतखब होने के बायस दे रही है। तो आज का जो फैसला है वो मेरे ख्याल में एक बड़ा रेस्टोरेटिव फैसला है समीउल्लाह बलोच के खिलाफ। मेरे ख्याल में इसमें इलेक्शन एक्ट की जो अमेंडमेंट की गई है वो इनटू क्वेश्चन नहीं था, रादर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक अर्लियर जजमेंट को ओवर रूल किया है। अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक तनकीद इस पर यह है कि जितनी मर्जी को करप्शन करे, जो मर्जी कर ले, सिर्फ उसको एक इलेक्शन से बाहर होना होगा 5 साल के लिए, उसके बाद वो दोबारा आ सकता है और उसको के ज़हन में ये होगा कि जो भी मैं कर लूँ, बतौर प्राइम मिनिस्टर हो या जिस ओहदे पर भी है, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक इलेक्शन की कुर्बानी है। दूसरा ये भी कि ये कानून जो बना रहे हैं पार्लियामेंटेरियन के लिए, वो भी पार्लियामेंटेरियन ही है, तो वो अपने लिए तो सहूलत का ही कानून बनाएंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, खेल के अंदर सिर्फ अवाम का नुकसान और रियासत पाकिस्तान का नुकसान हुआ करता है। और मेरा ख्याल है कि जो सवालात आपने उठाए हैं बतौर एक एंकर के, देखें, आपका तो काम है कि आप अवाम की जो राय है वो लोगों तक पहुंचाएं और उसके ऊपर सवालात उठाएं। और ये बात जो आपने कही है बिल्कुल अवाम के दिलों की नुमाइंदगी की है आपने। अब इसके अंदर जो देखना ये है कि अगर हमने ये देखा कि जब भी कोई बिल बना तो उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस ने अपने मराद के लिए, अपनी सहूलत के लिए मामलात किए। पीडीएम ने अपने जाने से कबल 26 दिन पहले तकरीबन 54 अरब रुपए जो है उनको मुख्तस किया डेवलपमेंट फंड के नाम पे। अब 26 दिन में आप मुझे बताएं कि क्या डेवलपमेंट हो सकती है। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन जो आइंदा आने वाले थे उसके लिए एक किस्म का उनको सियासी, जिसको कॉम्पनसेशन कह लें अगर अंग्रेजी में, तो वो सियासी रिश्वत कह लें उर्दू में, वही दी गई। अब जो अहम बात इसके अंदर है वो ये है कि सादिक और अमीन की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल में वो तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अलावा जो है वो किसी के ऊपर सादिक और अमीन का जो लक़ब है उसको कन्फर करना, मेरे ख्याल है ये वैसे ही ज्यादती थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और फिर हमने देखा कि झुकाव भी उन जज साहिबान का जो था वो ख़ास शख्सियत के ऊपर और ख़ास पार्टी के ऊपर जिस तरह से रहा है और नज़र आ रहा है, बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है एक इंक्लिनेशन, तो वो भी एक अपनी जगह। लेकिन इससे हट के देखें, अगर आप किसी करप्शन करते हैं या चीज़ें करते हैं, हकीकत यह है कि अवाम की हालत दार नीचे आ रही है और सियासतदानों की जो माली मामलत है, जो माली मामलात हैं, वो पहले से बेहतर हो रहे हैं। कई 100 गुना उनकी जो एसेट्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब की स्पेसिफिकली बात की जाए तो क्या हम उनको सादिक और अमीन की कसौटी पर परख सकते हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि मामलात जो हैं वो खराब हुए? आप सादिक अमीन ना कहें, सच्चा और ईमानदार कह दें, सच्चा और ईमानदार तो होना चाहिए। आप एक देखें, ये तो सच्चाई और अमानतदारी तो एक बुनियादी है ना, लेकिन वोट की भी तो अमानत होती है। क्या देखें ना, बात यह है कि आप इतने अरसे मुल्क से बाहर इतनी शहाना जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? और फिर जो एवन फील्ड वगैरह के मामलात थे और अभी जो मरियम नवाज साहिबा के जो एसेट्स आए हैं सामने, मुझे ये बताएं कि
कौन सा कारोबार किया है। हकीकत यह है कि कौन सा ऐसा, और इसी तरह बिलावल साहब के ऊपर भी बात कर ले। जहांगीर तरीन साहब तो चले एक नॉन बिजनेसमैन हैं और आज से नहीं बल्कि पिछले काफ़ी सालों से और आबाई तौर पर उनका एक कारोबार है, लेकिन बाकी लोगों के एसेट्स जो हैं वो गैर मामूली हद तक उनका इजाफा होना, ये मेरे ख्याल में कौम के दिलों में शकूक और शुबहात पैदा। इजाफा भी, और मियाँ साहब के तो बड़े तेजी से कम भी हुए हैं और टैक्स भी उतना नहीं दिया, लेकिन मेरे ख्याल में उनके पास जवाब ही होगा। पिछले 4-5 साल में अगर 8,000 कुल मिला के मियाँ साहब ने टैक्स दिया तो यहाँ थे ही नहीं। मौलाना बख्तियार साहब, पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मैंने हवाला दिया, तब मियाँ साहब ने बिल्कुल कहा था पहले इस्तीफा दो, घर जाओ, और सारा वो केस लेकर गए और बड़ा मुतहरिक उस वक्त रहे कि जी खत नहीं लिखा, और वो सारा इफ्तिखार चौधरी का दौर था। लेकिन अब मियाँ साहब ने कहा कि उनके लोग भी बार बार टेलीविजन पर भी कहते रहे कि जब तक चीफ जस्टिस हैं उमरता बंदयाल साहब, मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे, और वो कॉल में बड़े सच्चे साबित हुए। उसके बाद वो वापस आते हैं, सारे मामला हमने देखे हैं। लेकिन कहीं जरदारी साहब काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि मियाँ साहब वापस आएँ, मगर उस वक्त जो ये सब कुछ होता रहा या जो भी वहाँ पर बातें होती रहीं, कहीं पीपल्स पार्टी या तो मासूमियत में या वैसे आप तो इसको साथ नहीं देते रहे। जो भी आप कह रहे हैं जी प्लान के मुताबिक आए हैं, जो भी हुआ है आप तो इसको अप्रिशिएट करते रहे कि मियाँ साहब को आना चाहिए, ये सब कुछ जब हो रहा था कि पीपल्स पार्टी को पता ही नहीं लगा। ये कि सादिक और अमीन वाली जो बात है ये ज़ियाउल हक का कारनामा है, और ज़ियाउल हक ने खुद के अलावा किसी को सादिक अमीन समझा ही नहीं, और जो उन्होंने वजाहतें की हैं और जो उनकी सादिक अमीन कौन है उसमें कौन कौन आ गया वो पता है। बड़ा अच्छी बात कही ईसा साहब ने, बहुत अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा ये सादिक और अमीन तो जज साहबान को भी नहीं कहा जा सकता, न वो हो सकते हैं। उन्होंने उनकी सारी जो रिवाज आते हैं वो लोगों के दिलों की आवाज़ है। फैसला क्या होता है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, वो अलग बात है, लेकिन जो जज साहबान की महसूसात है वो काजी ईसा साहब की जो आती है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ लोग खुश हो जाते हैं कि कोई है जो अवाम की तर्जुमानी कर रहा है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने कभी भी इलेक्शन से फरार नहीं किया, मुश्किल तरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। हमने तो खान साहब मियाँ साहब को इंतखाब लड़ाने पर आमादा किया जरदारी साहब ने। हम नहीं किसी को भागने का मशवरा देते, लेकिन जो रियायतें नजर आती है वो तो नजर आती है। किसको रियायतें दी जा रही है, किसके लिए आसानियां पैदा की जा रही है, वो तो नजर आती है। वो तो हुकूमत की तरफ से है, वो इंतजामिया की तरफ से है, वो कोई असेंबली नहीं कर रही, ये तो हुकूमत कर रही है। अब मेरे दोस्त है, अच्छे भाई है मेरे, सारी बुराइयां सियासतदानों में है और किसी में नहीं बुराई है, और कोई तबका कोई नहीं है, वकला में कोई गलती नहीं है, वकला कभी भी जानिबदारी से काम नहीं लेते। ऐसा नहीं होता मेरी जान। आप क्योंकि खुद वकील हो तो फिर वकीलों की वकालत करते रहे, खुद सियासतदान नहीं है तो सियासतदानों को गालियां देता रहे, ये मुनासिब तरीका कार नहीं है। सियासतदानों से भी इस मुल्क में चांडी साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन होता है कि गलती नहीं हुई। बिल्कुल पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से उनसे गुनाह हुए हैं हर तबके से, चाहे वकील हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे हुक्मरान हो। हमने पाकिस्तान को उस रास्ते पे चांडी साहब मैं इस हद तक आपसे मैं इस हद तक इत्तेफाक करता हूं कि भुगता भी सबसे ज्यादा सियासतदानों ने है, लेकिन सर जाहिर है इंतजाम हुकूमत के चलाना होता है, क्राइटेरिया भी उनके लिए सख्त होता है। अब ये जो भी आपने कहा ज़ियाउल हक के दौर में थी, उसके बाद कितना मौका मिला, 18वीं तरमीम भी थी, लेकिन नहीं चीज़ों को बदला गया। तो कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए सच्चा और ईमानदार होने के लिए। तो उस वक्त मियाँ साहब थे, आप साथ थे, 18वीं तरमीम मिलकर लाए, लेकिन इनको नहीं छेड़ा गया था तब। मैं आपकी बात को दुरुस्त मानता हूँ, लेकिन जब ये दुरुस्त बात है, जब फैसला किया है उस पर अमल दरामद का वक्त आए तो अमल दरामद भी करना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में जो रुकावटें हैं उनका भी जरा जायजा लें, कहाँ कहाँ से रुकावटें आती हैं, कभी आईनी कभी गैर आईनी, कभी जमहूरी कभी गैर जमहूरी। जितनी रुकावटें हैं इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई भी हुकूमत करे, जो मुखलिस होगी ठीक करने में, उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह फांसी पे जाना पड़ेगा, उसको बेनज़ीर साहबा की तरह सरे राह खून में नहाना पड़ेगा। ऐसे आसानी से नहीं आती। ये कुर्बानियां देकर ही जो भी बेहतरी आई है, सियासतदानों ने कुर्बानियां दी है। हाँ, मैं बहुत सारे वकीला को जानता हूँ, उन्होंने भी जाने दी। चौधरी साहब के केस के मामले में जब जिया मुशर्रफ का मामला था, उन्होंने कुर्बानियां दी। मैं हर तबके की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक तबके को गालियां देना
नहीं नहीं कतई नहीं, लेकिन मसला इंसाफ का है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा यार फरीद साहब, अब बात यह है कि एक बुनियादी कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए, जिस तरह हम कहते हैं जी वकालत के लिए भी एक है, पुलिस में जाना है, डॉक्टर के लिए है, इस तरह सियासतदान के लिए भी है। अब वो क्राइटेरिया आइन में जिस तरह भी है अभी तक तो है, अब फिर पार्लियामेंट उसको दो एक तरीके से बदल सकती है, वहां पर नहीं मेंशन था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन की कि जी ये ताहयात नाली होगी। अब एक कानून बन जाता है कि नहीं, इंटरप्रिटेशन अब यानी पार्लियामेंट से होगी कि 5 साल इसका मतलब है, तो क्या ये दुरुस्त हो जाएगा? देखें, जहाँ तक सवाल ये आता है कि कोई चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए आपके इलेक्टेबल्स के ऊपर, तो देखें इस तरह के कंडीशंस और इस तरह की चीज़ें जो है वो जनरल मुशर्रफ भी लेकर आए थे कि ये कोई इनकी बीए पास कर दें, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल देते हैं, तो डिक्टेटर्स जो है और जो भी आउटसाइडर होगा वो क्योंकि ट्रस्ट नहीं करता आपके पॉलिटिशियंस और इलेक्टेबल्स के ऊपर, तो हमेशा कोशिश करेगा कि किसी कोई पैरामीटर्स के अंदर उसको डाल दिया जाए। लेकिन अगर आप देखें तो ऑलरेडी आपके पैरामीटर्स तो सेट हैं, जैसे आपका करप्शन का केस है तो 10 ईयर की डिस्क्वालिफिकेशन है, और उसकी क्या बुनियाद है कि वो 10 क्यों है और वो 15 क्यों नहीं है और वो 5 क्यों नहीं है, तो ये किसी ने तो फैसला करना है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात सामने आई है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की ओवर रीडिंग कर ये तहैया नहीं करेगा कि वो 5, 10 या 15 होनी चाहिए। ये उन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी नहीं कहा कि ये पावर किसकी है, लेकिन इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट को उन्होंने जो है वो इन कन्फॉर्मिटी विद लॉ डिक्लेयर करके इस बात का भी एक अंदाज़ा दे दिया है कि ये पार्लियामेंट ने ही डिसाइड करना है। अब पार्लियामेंट ने किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस लेकर आने हैं, देखिए पार्लियामेंट के ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस है, वो इलेक्शंस हैं, वो वोट है, वो बैलेट है, यानी कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो सबसे बड़ी चेक एंड बैलेंस अगर फ्री एंड फेयर हो इसके साथ उसके लिए बिल्कुल है ना, बिल्कुल साहब ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि और उसके लिए चेक एंड बैलेंस ये है कि वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो एक्चुअली मैं और ये बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसकी बुनियाद जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से होगी और पार्लियामेंट को सुप्रीम करने से एज एन इंस्टीट्यूशन, तो खुद ही चेक्स एंड बैलेंसेस आपके इन प्ले आ जाएंगे। बट अगर कोई बाहर का अदारा कंडीशंस डालेगा, वो सुप्रीम कोर्ट हो वो या डिक्टेटर्स हो, तो उसका रिजल्ट जो है वो विद टाइम यही आएगा जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। अच्छा अब्दुल्ला मिलगुल साहब, आप चूंकि पॉलिटिशियन भी हैं, आपका इंटरेक्शन लोगों से भी रहता है, आप क्या समझते हैं कि अब ये मियां साहब के हक में फैसला आ गया, वो तो कहेंगे मैं सुरखरू होता चला जा रहा हूँ, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुरखरू होते चले गए, मुसलसल केसेस में रिहाई, नैब भी कहता रहा कि जी हमें तो कोई एतराज़ ही नहीं है, इनको पहले जमानत मिले फिर केस भी खत्म हो जाए। जो उनका मुसलसल सुरखरू होना है हर अदालत से, क्या ये उनकी मकबूलियत बढ़ाएगा? जो बात अभी आया फरीद साहब कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में है कि उनको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सियासतदान अहल है या ना अहल है। बिल्कुल सही बात है, 5 साल बाद उनके पास मौका मिलता है, वो बिल्कुल उसको बाहर निकाल दे। तो मियां साहब की मकबूलियत इन सुरखरू होने की वजह से इन केसेस से आपको क्या लगता है, बढ़ेगी या कम हो जाएगी? जी नहीं, मैं समझता हूँ कि इससे उनकी मकबूलियत के अंदर इजाफा तो नहीं होगा, अलबत्ता उनकी पार्टी को जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा, उनकी ज़ात को फ़ायदा होगा, उनकी शख्सियत को फ़ायदा होगा, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे। हम ये देखते रहे हैं कि मुख्तलिफ, कभी किसी के लिए जो है वो गाड़ी में जाके हाज़िरी लगी, किसी के लिए गुड टू सी यू कहा गया, किसी के लिए जो है वो स्पेशल कहा गया कि जी आप जो है वो आपको सरकारी गेस्ट हाउस में रखा जाएगा, आप बल्कि 7-8 बंदे साथ अपने लेके जाएं, वो भी वहीं रहेंगे। और फिर हमने ये भी देखा कि एयरपोर्ट पे आके इस्तिस्ना भी मिल गया और फिर जाके उनकी बेल भी मंजूर हो जाती है, यानी कि ये सारी बातें। लेकिन उसके सब के बावजूद जो है इससे उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं होगा, बल्कि बतदरीज कमी आएगी और अदलिया के ऊपर जो है लोगों का एतबार वो आहिस्ता आहिस्ता कमतर होता चला जाएगा। अवाम एक कैफियत के अंदर है, अवाम चाहे इस टाइम पे गलत ही सही, आप अगर एक उस तनाज़ुर में ले लें, लेकिन हकीकत यह है कि विल ऑफ द नेशन जो है वही जमहूरियत होती है। और अगर आप जमहूर की आवाज़ को जो है मुस्तरद कर देंगे तो यकीन माने, वो जो अभी भाई ने बात की डिक्टेटरशिप की, डिक्टेटरशिप चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो सिविल डिक्टेटरशिप हो, क्या पॉलिटिकल पार्टीज में डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि मौला बख्श चांडियो साहब जैसे जो आला जहन वाले और बड़े मर्तबे वाले लोग जो हैं
उनको आज जिस मुकाम पे होना चाहिए था, इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग के अंदर जिन लोगों को जिस मुकाम पे होना चाहिए था, आज वो देखता है कि वो कल के बच्चों के सामने जो है वो उनको पसे पुश डाल दिया जाता है। ये एक अलमिया है। अगर हम अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं रखेंगे तो हम मुल्क में जमहूरियत के कैसे ख्वाहां होंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो मकबूलियत का इजाफा है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो एक नई पीडीएम की गवर्नमेंट बनती जा रही है और बनने वाली है कोएलिशन की, ये हंग पार्लियामेंट होगी। हंग पार्लियामेंट के नताइज बहुत बुरे होंगे और वो मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा अभी जो कामयाबियां कुछ पाकिस्तान ने समेटी हैं, गो के बहुत नहीं है, लेकिन एक बेहतरी की तरफ जो अमल है वो मेरे ख्याल में हॉल्ट हो जाएगा और वो सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर इस तरह की हंग पार्लियामेंट, अगर मजबूत पार्लियामेंट नहीं आती तो फैसले भी नहीं ले सकेगी, मजबूत फैसले, मुश्किल फैसले। ये बात आपकी दुरुस्त है। चांडियो साहब, ये फरमाएगा, क्या अदालती फैसलों से एक सियासतदान की अवामी मकबूलियत में फ़र्क पड़ता है? अभी हमने आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला केस दोबारा देखा है, किसी ने उसको नहीं माना, एक जुडिशल मर्डर उसको हिस्ट्री में कहा जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मकबूलियत फिर बढ़ी ही थी। अब अगर मियाँ साहब की बात करें तो माजी में हमने ऑडियो सुनी है कि जनाब बेनज़ीर को इतनी सज़ा देनी है, जरदारी को इतनी देनी है, तो क्या ये सज़ाओं से या नाहलियाँ ख़त्म होने से जिस तरह मियाँ साहब की हुई है, आपको लगता है उनकी मकबूलियत में फ़र्क पड़ेगा? आप खुद सियासतदान हैं, आपने भी, आपकी जमात ने बहुत से केसेस भुगते हुए हैं। नहीं, भुट्टो साहब को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दी, अवाम ने कबूल नहीं की। अवाम ने वो फैसला उठा के सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे दे मारा, कोई उसका कबूल फैसला नहीं हुआ। जिन्होंने दिया उन्होंने भी कभी मिसाल देकर नहीं कहा कि इसका फैसला उस नजीर उसकी तरह मिलनी चाहिए। ऐसा फैसला जिसने फैसला दिया वो जस्टिस साहब नसीर शाह, उन्होंने खुद कहा कि हमने ज़िया की सिफारिश पर सजा मौत दी है। मैंने तो तब भी चीखना शुरू किया था कि चौधरी साहब, इफ्तिखार साहब, आपने जो कह दिया है कि हमने भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं किया, ये काफी नहीं है। आप उन जजों को बुलाएं जिन्होंने कहा है हमने सिफारिश पे दी है, उनको मिसाल बनानी चाहिए। उनके तारीख में है सदियों बाद सबसे बड़ी कोर्ट क्रिश्चियन, उन्होंने कहा कि हमने गिलेलो से के साथ ज्यादती की, हमने उनको बेगुनाह सजा दी नहीं थी, सिर्फ अलामती सजा आई थी। अभी हमारी अदालतों को भी ऐसी नजीर करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। इफ्तिखार चौधरी साहब में उम्मीदें थी, उन्होंने कोई नहीं की। उन्होंने उनको बजाय से कि अपनी सियासत करने के अवाम के लिए कोई आसानी पैदा करते इंसाफ के लिए, वो नहीं कर गए। नसीम हसन शाह को ये बयान देने से के बाद में खुदकशी करनी चाहिए थी। जी चौधरी साहब, अदालत में बिल्कुल वो बयान चला भी है। मगर मेरा सवाल यह है कि आज की अगर हम बात करें तो क्या मियाँ साहब ये सुरखरू हो गए, इससे उनकी मकबूलियत बढ़ेगी? मैं बात कर रहा हूँ, जितनी आसानियां हैं वो तो कयामत में भी सुरखरू हो जाएंगे। वो जितने फैसले दिए जा रहे हैं ये सुरखरू है। अदालत एयरपोर्ट पे चली जाए, ये सुरखरू होंगे। कहना ये चाहिए था मियाँ साहब को, जनाब पाकिस्तान की अदालतों की, पाकिस्तान के अवाम की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मेरी पजीराई की, लेकिन मैं गया था जेल से, आऊंगा भी जेल में, फिर वहां से मुझे अदालतें बाइज्जत बरी करे तो शान के साथ में जाऊं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, कोई नहीं करता। किसको पास है अपनी सियासी इज्जत कराने का? किसी को भी नहीं, सब अपने तौर तरीके से करते। चांडियो साहब, आखिरी सवाल मेरे ब्रेक का कहा जा रहा है। चांडियो साहब ये फरमाइए, आप एक हिस्ट्री है सियासत की मेरी नज़र में, तो ऐसे जितने हम अभी इलेक्शन से पहले ही इतना कुछ सुन रहे हैं, तो ऐसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो नहीं होंगे। फिर अगर आप समझते हैं कि जिस तरह है फैसले पहले हो चुके हैं, तो फिर क्या फायदा इलेक्शंस का? ये आप दुरुस्त कहते हैं कि नहीं, ऐसा अगर हम माहौल बनेगा तो एतमाद नहीं होगा, लेकिन गलत को गलत कहकर हम छोड़ देंगे तो गलती को दुरुस्त करने का कभी मौका नहीं आएगा। लेकिन हम मुसलसल उसको ठीक करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल पॉलिसियों के तसलसल में है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आजादाना खुद मुख्तारा इंतखाब पर है। जमहूरियत तसलसल के साथ चलेगी तो हम बेहतर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल हमीद गुल साहब और जनाब याहिया फरीद साहब, आप बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि MQM आ रही थी नून लीग की तरफ, लेकिन उनके अंदर अपने इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये क्या मामला है? ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला
8 फरवरी को इलेक्शंस की तारीख आ चुकी है। हर पार्टी के हवाले से सोचा जा रहा है किसको टिकट देना है। इसी दौरान में एमक्यूएम की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह बात की है, रात गए वर्कर कन्वेंशन में, और उन्होंने इशारा दिया है कि शायद एमक्यूएम बायकॉट तक ही चली जाए। उनका कहना था कि अगर एमक्यूएम ने हुकूमती मशीनरी और इंतखाबी अमल को सबोटाज करते हुए देखने के बाद इत्तेहाद का मुजाहरा किया और एक बार फिर इंतखाबात का बायकॉट किया तो कराची वीरान नजर आएगा। अब इसकी क्या वजूहात हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं शायद टिकट की तकसीम के हवाले से इख्तलाफात हैं, कुछ दबाव है, फिर आरूज़ पर भी इतराज़ात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी खदशात हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आमिर ज़िया साहब, ये अचानक एमक्यूएम का इस तरह कहना, ये तो फिर मज़ीद शुकूक व शुबहात आ जाते हैं इलेक्शंस पर। जी दुरुस्त फरमा रहे, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो बयान था वो खुद उनके जो इर्द गिर्द के लोग थे, करीबी रफ़क़ा थे, उनके लिए भी ज़रा सा सरप्राइजिंग तौर पे आया था। फिर मेरी आज सुबह बात हुई उनके एक दो सीनियर लोगों से, तो उनका कहना ये है कि जनाब मुश्किलात तो यकीनन दरपेश हैं, लेकिन एक बात आप लिख लें कि चाहे कुछ भी सूरत हाल हो, चाहे हमें 6 सीटें मिल रही हों, 10 सीटें मिल रही हों, ज़्यादा मिल रही हों, हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। ये उनका वो कहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदरूनी खाना जो भी गुफ्तगू हुई और जो भी कंसेंसस है वो ये है कि किसी भी सूरत में हमें बॉयकॉट की तरफ नहीं जाना, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो आपको इल्म में होगा कि ये एक तरह की नई एमक्यूएम है। नई एमक्यूएम इस तरह से कह रहा हूँ कि 2018 में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुआ करती थी, आज आप देखते हैं कि इसमें जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब दोबारा आ गए हैं, इसमें जो है दोबारा से फ़ारूक सत्तार साहब मौजूद हैं, तो एक तरह का यूनाइटेड एमक्यूएम है ये, और उसके मुकाबले में ज़रा सी बेहतर सूरत हाल है। लेकिन इनका ये इत्तेहाद बाज़ सूरतों में थोड़ा सा मुश्किलात पैदा कर रहा है, जहाँ पर आपको पता होगा कि इन्होंने ख़वातीन की और जो माइनॉरिटी की मखसूस नशिस्तें हैं उन पर तो अपने अरकान का जो है नुमाइंदे, उन कैंडिडेट्स, उनका तो ऐलान कर दिया है, लेकिन जो इनके कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो एक जनरल इलेक्शंस में लोग हैं उसका इंतज़ार बाकी है। उस पर भी उनका कहना ये कि जी 95% सीट्स पर हमारा कंसेंसस है, लेकिन कुछ सीट्स के ऊपर यकीनन जैसे गवर्नर सिंध हैं कामरान टिसोरी साहब, उनके बारे में बहुत सारे जो एमक्यूएम के पुराने लोग हैं वो इतने पुरजोश नहीं हैं, तो उनका कहना है कि कामरान टिसोरी साहब की तरफ से जो नाम आ रहे हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यकीनन हैं, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर वही देखते हैं कि उस ज़ाविये के अंदर बाज़ औक़ात फ़ारूक सत्तार साहब जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, और आपको याद होगा कि मुस्तफ़ा इनकी जो है फ़ारूक सत्तार साहब की और कामरान टिसोरी साहब की मादी में भी बहुत कुर्बतें रहीं, और उसकी वजह से बाकायदा नाराज़गी हुई थी, और फ़ारूक सत्तार साहब को एक हद तक चले गए थे कि पार्टी से नाराज़ होकर उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये एक सूरत हाल है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अलाइन है। तो ये जो एक तासुर आज कई अखबारात में बात रिपोर्ट हुई है कि जी गालिबन वो बॉयकॉट की तरफ चले जाएं, अभी तक जो आज सुबह तक मेरी बात हुई है, उनके सीनियर लोगों से बात हुई है, दोज पीपल हु नो द डेवलपमेंट, उनका कहना है कि हम इस तरफ कम से कम नहीं जाएंगे। जी उस अच्छा आमिर ज़िया साहब, एक तो ये अपने इख्तलाफात अब सामने आ गए, अभी तो नून लीग से भी मामला तय करने थे, उसमें तो फिर और ज़्यादा मुश्किल होगी कि कहाँ से नून लीग को एडजस्ट किया जाएगा या ये लोग कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे। उसमें 2 नशिस्तों के ऊपर तो मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तकरीबन हो गई है। एक जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो नशिस्त है कि जिसपे मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश है कि इंतखाबात लड़ें। आज मेरे ख्याल में लेटर इन द इवनिंग या हो सकता है वो मीटिंग शुरू हो गई हो कि ये एक मीटिंग हो रही है एमक्यूएम के नुमाइंदों की और नून लीग के नुमाइंदों की, और उस पर वो अमीनुल हक साहब नुमाइंदगी करेंगे एमक्यूएम की, उनके साथ उनके 1-2 और साथी होंगे, और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेमन साहब हैं नून लीग के जो नए सूबाई सदर हैं वो होंगे, निहाल हाशमी साहब होंगे, और गालिबन नाना शहूद साहब हैं, वो ये एक मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग के अंदर ये जो कहते हैं ना कि लूज एंड्स हैं उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखना ही कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है उस नशिस्त पे से। और एक तरफ ये भी बड़ी ख्वाहिश है कि नून लीग, जिसके बारे में एक आम तासुर है कि जी पंजाब ही उसका महवर है और पंजाब ही में सेंट्रल पंजाब की वो एक जमात है, कोशिश ये की जा रही है कि जनाब दीगर मुल्क के जो सूबे हैं वहाँ से भी उसको कुछ ना कुछ नशिस्तें मिलें। तो कराची एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर उनकी ख्वाहिश है कि कम से कम 2-3 नशिस्तें ले सके। अब ले पाती एक बिल्कुल अलग सी एक बहस होगी। जी, और चैलेंजेस भी हैं आमिर ज़िया साहब, मिसाल के तौर पर आरोज़ का इन्होंने कहा कि वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर कहीं हैं, जाहिर है कि वो सरकारी अफसरान हैं, इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं को लगाना है, इधर उधर करना है जहाँ भी, एक तो उन पर इनके हमेशा से खदशात हैं। फिर मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, फंड्स भी उसके पास हैं। अभी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 2 एमक्यूएम के सीनियर तरीन रहनुमाओं को जाते देखा है, रज़ा हारून अनीस एडवोकेट, तो ये भी एमक्यूएम के लिए बड़े चैलेंजेस हैं।
अच्छा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक ज़माना अगर आप याद करें तो किसी को शक शुबा नहीं होता था कि कौन सी जमात यहाँ पर जीतेगी। 2000 में हमने देखा कि ज़रा सा वोटिंग का पैटर्न बदलने लगा और उसमें हमने देखा कि लोगों ने, जो मिडिल क्लास है उसने एमक्यूएम के अलावा भी वोट दिया और उसमें आपने देखा उसकी बेनिफिशरी पीटीआई थी। 2018 में पीटीआई की बहुत सारी नशिस्तें आ गई और वो गालिबन पीटीआई के लिए भी खिलाफ तवक्को था। एमक्यूएम ने इल्ज़ाम लगाया कि जी हमारी जीती हुई नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को दे दी गई। पीटीआई ने इस चीज़ को चैलेंज किया। आज की सूरत हाल में अब इस शहर के कई दावेदार हैं। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे कि आपने फरमाया, उनका मेयर है यहाँ पर और वो कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की वो 90 की दहाई वाली सूरत हाल नहीं है, या जो माजी जब अल्ताफ़ हुसैन साहब हुआ करते थे वो सूरत हाल नहीं है। तो उनको लगता है कि जी हम अपना जो यहाँ पर फुटप्रिंट है वो बढ़ा सकते हैं। तो जो अगर वो 2 नशिस्तें लिया करते थे, 3 लिया करते तो कौमी असम्बली की, तो उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा लें। पीटीआई यकीनन वो नशिस्तें नहीं ले पाएगी, लेकिन कोशिश करेगी कम से कम कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में टफ कंपटीशन दे एमक्यूएम को। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि नून लीग, अब जो एमक्यूएम की स्ट्रेटजी है वो ये है कि जी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जहाँ जहाँ कहीं जीडीए को साथ मिला लिया जाए, कहीं जेयूआईएफ को, कहीं नून लीग को, हत्ता कि एनपी को भी। तो ये इनकी हिकमत अमली है, सिर्फ कराची के लिए नहीं बल्कि देही सिंध के और भी जो शहर हैं उसके लिए। अब देखते हैं कितनी मौसर होती है। लेकिन एमक्यूएम को ये शिकायत है और मुसलसल वो इस बात की बात कर रहे हैं कि जी क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो 15 बरस यहाँ पे बरसरदार रही, ब्यूरोक्रेसी में उसकी बहुत ज़्यादा रूट्स हैं, उनकी मर्जी से तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है। उन्होंने ये तक इल्ज़ाम लगाया है कि मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो एक्सटेंशन है पीपल्स पार्टी की, ये एक तरफ। लेकिन जाहिर है कि पीपल्स पार्टी का अपना यहाँ पर वोट बैंक है और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है कि अब अर्बन सिंध में वो तवज्जो दे। मुर्जा वहाब उसकी एक सूरत है, और भी वो कोशिश करें कि कराची हाइट्स को आगे लाएं। जो आपने इशारा किया कि रज़ा हारून साहब और एमक्यूएम के कुछ पुराने लोग जो हैं शामिल हुए हैं, तो इसमें कितने मौसर होंगे रज़ा हारून साहब, ये एक सवाल है। क्योंकि अमूमन एमक्यूएम की सियासत में ये होता है कि जो छोड़ के जाता है उसके साथ लोग नहीं जा रहे होते, लोग जो हैं वो जो मेन स्ट्रीम एमक्यूएम है उसी के साथ रहते हैं। अब तक तो हमने यही देखा, अब देखना ये कि किस हद तक डेंट डाल सकेंगे। जनाब, ये चूंकि इशारे की बात थी आमिर रज़ा साहब, तो बायकॉट 2023 में इन्होंने जनवरी में किया था बल्दियाती इलेक्शंस का कराची और हैदराबाद में। शायद उनसे सबक सीखा है कि ख्याल तो ये था कि बायकॉट करेंगे तो ये है कि पता चलेगा कि हमने बायकॉट किया तो इलेक्शन पर सवाल उठेंगे, लेकिन उसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ। आज देखिए वो मेयरशिप जो है पीपल्स पार्टी के पास है, तो इससे इन्होंने सीखा कि अब मैदान किसी सूरत कुछ भी हो जाए खाली नहीं छोड़ना। सिर्फ एमक्यूएम ने नहीं सीखा ये बात, इससे पहले पीपल्स पार्टी ये बात सीख चुकी है और हमारी हर सियासी जमात ने कि बॉयकॉट का फ़ायदा नहीं होता। और जो खुद मोहतरमा कहा करती थी कि जी 85 का बॉयकॉट करके हमने बहुत गलत किया, उसके बाद उन्होंने देखा कि पीपल्स पार्टी की कोई भी सूरत हाल हो उन्होंने हर इंतखाबात में हिस्सा लिया। हत्ता कि जब नून लीग बाज़ कोशिश, वो जब उसके ऊपर उसको शिकायत बहुत ज़्यादा होती थी तो मोहतरमा खुद उनको समझाया करती थी बेनज़ीर साहिबा कि जनाब आप बॉयकॉट ना करें और बल्कि इंतखाबात में हिस्सा लें। तो इंतखाबात में हिस्सा लेने में गेन ही होता है, बेशक कम नशिस्तें आ रही हों। और ये जो मुत्तहिदा का अगर ये फैसला करते हैं कि जी मतलब कुछ भी हालात हो, जैसा कि मुझे आज बताया गया कि हम हर हालत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, तो ये खुशाइंद है कि जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें लोगों को शिकवे शिकायतें हैं। ज़ाहिर है कि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, लोग आइडियल हमारी यहाँ सूरत हाल नहीं है। इलेक्शन को बहुत सारी क़ुव्वतें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश भी कर रही हैं, कुछ कोशिश भी हो रही है और कुछ मतलब गलतियाँ भी हो रही हैं, ये भी हमें तस्लीम करना चाहिए। तो उसमें लेकिन फिर भी इलेक्शन बॉयकॉट मेरे ख्याल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए जी। अच्छा, और इसके साथ सर फारूक सत्तार साहब का वापस आना, मुस्तफ़ा कमाल का वापस आना, इससे फ़र्क पड़ा है एमक्यूएम को? डेंट तो यकीनन पड़ा था जब हमने देखा पाक सरजमीन पार्टी बनी, फारूक सत्तार साहब छोड़ कर गए। अब उनका वापस आना, इकट्ठे होना, इससे दोबारा एमक्यूएम कुछ मजबूत हुई है? जी बिल्कुल। एक बात जो हुआ करती थी ना कि जब ये लोग अलग अलग थे तो इनका वोट बैंक जितना भी था वो डिवाइड होता था। अब वो ज़ाहिर है बेशक पाक सरजमीन पार्टी 3000 वोट ले रही हो, 2000 वोट ले रही हो, लेकिन एक सब्सटेंटिव बात होती है। और फिर बहुत सारे लोग इनकी इस अफरा तफरी की वजह से, लड़ाई भड़ाई की वजह से उनका वोटर निकलता नहीं था। तो अगर मैं मुआवजना करूं कि 2018 के मुकाबले में आज आपको एमक्यूएम के चौकिंग बैनर जो कराची के अंदर बहुत एक रिवायत है वो आपको कहीं ज़्यादा नज़र आ रही है, मोमेंटम पकड़ रहे हैं ये लोग। अब ये बात है कि जो इनका आम वोटर है वो किस हद तक निकलता है। वर्कर तो मोबिलाइज हो जाता है, आम वोटर ये होता है कि उसको ये होता है कि जी क्या उनको इलेक्शन के स्लोगन्स इनके पसंद आ रहे हैं, जो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है, ये भी देखना है। इस चीज़ का फैसला जो है वो 8 फरवरी को ही होगा कि पीपल्स पार्टी कितना गेन करती है, पीटीआई कितना अपने आप को बचा पाती है, यहाँ पर बहुत मुश्किल में है पीटीआई, और एमक्यूएम जो है कितना गेन करती है। नून लीग क्या कोई अपने लिए नीश बना सकेगी, नहीं बना सकेगी, ये भी एक सवाल है। और सर जमात इस्लामी ओपन है वो, मतलब जमात इस्लामी और जमात इस्लामी को, अरे बिल्कुल आपने याद दिलाया,
बिल्कुल बिल्कुल आपने याद दिलाया, जमात इस्लामी को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते कराची की सियासत में। जमात इस्लामी का एक तो देखिए मुनज़्ज़म जमात है, मेहनत की है। अच्छा, बहुत सारी जो कराची आइट्स या पूरे मुल्क में लोग जो हैं रिवायती सियासी जमातों से बड़े नाराज़ हैं, और उसकी बड़ी वजह ये कि जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि जी जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो परसेप्शन सही हो सकता है, गलत हो सकता है, एक अलग बहस है कि जी बदनवानी करती हैं, लूट मार होती है और जनाब लोगों का ख्याल नहीं रखती। तो उसमें कम से कम जमात इस्लामी की जो सियासत है उसको समझा जाता है कि जी उसमें करप्शन नहीं होती, बदनवानी के उसमें कोई जरासीम नहीं है, कोई वहाँ पे मौरूसी सियासत नहीं है, मिडिल क्लास की नुमाइंदगी हो रही है, और मतलब है साफ सुथरे लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये चैलेंज होता है दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। लेकिन जमात इस्लामी का ये भी है कि लोग उनकी तारीफ़ करते हैं लेकिन बाज़-औक़ात वोट नहीं देते। तो ये भी उसके साथ अलमिया। अब देखना ये कि क्या हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने उस वो जो ट्रेंड है उसको रिवर्स कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी जमात इस्लामी की बड़ी कदावर शख्सियात यहाँ पर हुआ करती थी। मुनव्वर हसन साहब हुआ करते थे, प्रोफेसर गफूर साहब हुआ करते थे, बड़े बड़े जय्यद रहनुमा थे यहाँ से कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जमात इस्लामी के। लेकिन वो उस तरह की पॉपुलर वो वेव उनकी कभी नहीं बन पाई। उन्होंने ये किया कि IJI की उसमें ले ली सीट्स, PNA बनाई, उसमें सीट्स ले ली, लेकिन तनहा जो है सोलो फ्लाइट करके ये जमात इस्लामी की ख्वाहिश है कि देखें इस मरतबा वो कोई डेंट डाल सकें। तो उसके लिए भी हमें इंतजार करो और देखो वाली पॉलिसी को अपनाना होगा। ये मिनी पाकिस्तान, कराची सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, वो कहते हैं अगर पाकिस्तान के मसाइल समझने हैं तो कराची के मसाइल समझ लें। कराची को अगर आप देख लें तो सब समझ आ जाएगी क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो इसमें अभी हमें नून लीग भी इसी तरह की कुछ मुश्किलात में नज़र आ रही है, थोड़ी मुख्तलिफ है। लेकिन एक तो ये कि IPP को कैसे एडजस्ट करना है, काफ लीग को कैसे एडजस्ट करना है, अपने लोगों को अब किस तरह एडजस्ट करें, क्योंकि जो वादे किए हैं मुनीर फराकीन जो हुए थे तहरीक इंसाफ के, ये नज़र आ रहा है कि उन सबको भी एडजस्ट करना है। वहाँ पर उनको भी अपने तर्ज पर मुश्किलात नज़र आ रही हैं। अभी ब्रेक से पहले जब बात हो रही थी, अब्दुल हमीद गुल साहब कह रहे थे कि हंग पार्लियामेंट नज़र आ रही है और ये शायद अच्छा ना हो पाकिस्तान के लिए। जिन मुश्किलात में पाकिस्तान गिरा है, जिन चैलेंजेस का सामना है, एक हंग पार्लियामेंट अभी हम देख रहे हैं विद इन पार्टीज मुश्किलात हैं, फिर जिनके इत्तेहाद हो रहे हैं उनमें मुश्किलात हैं। आज अगर ये सूरत हाल है, बाद में जाकर ज़ाहिर है हुकूमत के दरमियान डिमांड्स सारे हम काबीना हर एक की सोच और फिर वो मुख्तलिफ आरा नजर आएंगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा शायद आगे चलकर एक हंग पार्लियामेंट को पाकिस्तान के हवाले से मुश्किल फैसले करना। आपने दुरुस्त फरमाया, बाज़ लोग इसको बतौर खच्चा इसका इजहार करते हैं कि जी हंग पार्लियामेंट आएगी, और कुछ जो तज्ज़ियाकार हैं उनका कहना है कि जी अगर तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होती है, और यहाँ पर क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये होता है किसी को अगर 2/3 अक्सरियत मिल जाए तो आंखें आसमान पे बुलंद हो जाती हैं और वो समझते हैं कि जी कोई राजवाड़ा हमने कायम कर लिया है और फिर हम जो मर्जी चाहे करें। क्योंकि हमारी यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पार्लियामेंट है वो इतनी डेमोक्रेटिक नहीं होती है कि जहाँ पर बहस हो सके। तुमने देखा माजी में जब 2/3 मेजॉरिटी आई तो उसकी वजह से आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गैर जमहूरी रवैयों को जो थे वो परवान चढ़े। अब एक हल लोग ये कहते हैं कि अगर ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट आती है, किसी तरह की नेशनल गवर्नमेंट आती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके हवाले से खदशात हैं कि फैसला साजी कैसे होगी, क्या होगा। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो बात आती है कि जी नून लीग जो है, अमूमन लोग समझ रहे हैं कि जी सिलेक्शन तो हो चुकी मुबैना तौर पर और सेहरा जो है वो नून लीग ही के सर पे बनना है। वो अच्छी सिंपल मेजॉरिटी लेकर आती है, वो मखलूत हुकूमत बनाकर आती है, 2/3 मेजॉरिटी लेकर आती है। ये अभी फैसला नहीं हुआ, वो ज़ाहिर 8 फरवरी को होगा। लेकिन जो आपने मुश्किलात की तरफ इशारा किया उसामा, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है, और आप तो लाहौर में बैठे हैं, हम तो कराची से जो फ़ज़ाएँ देख रहे हैं कि पार्टी में कम से कम 2-3 पार्टीज़ चल रही हैं। उसमें नवाज शरीफ साहब का एक अपना उनकी लॉयल्टी है, उनके लॉयल फॉलोअर्स हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि उनके लोग एडजस्ट हों। मरियम नवाज साहिबा चाह रही हैं कि जो उनके करीबी रफ़क़ा हैं वो एडजस्ट हों। नवाज शरीफ साहब को इस पर बैलेंस करना है। फिर उनको ये भी देखना है कि जो लोग PTI छोड़ कर आए थे, जो उनसे वादे वईद किए गए थे, उनको अकोमोडेट करना है। IPP को जो है उसको अकोमोडेट करना है। तो उनके लिए आसान नहीं है फैसले करना, और उसमें अगर वो फ़र्ज़ करें किसी को नवाजते हैं, किसी के हक़ में फ़ैसला करते हैं तो 2 लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वोट बैंक कटेगा। फिर वहाँ पर आप देखें कि IPP जब है, पीपल्स पार्टी ने जोर लगाना शुरू किया और बिलावल भुट्टो बिल्कुल एक नए नैरेटिव के साथ आए। इस बार वो जैसे भूल गए कि PDM की हुकूमत में वो साझेदार थे, और अब उनके जो कहते हैं ना कि क्लॉज जो है वो निकले में, और वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब पे तनकीद कर रहे हैं, हम उनको दोबारा नहीं आने देंगे। इससे भी एक आप इशारा ले सकते हैं कि अगर हंग पार्लियामेंट आती है तो उसमें फिर कौन कंसेंसस शख्स होगा वज़ीर आज़म के लिए नून लीग में।
तो यहाँ ये मैं आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूँ। जी ये बड़ा सवाल है। वो नून लीग तो बिल्कुल कहती है मियां नवाज शरीफ साहब, लेकिन उनके लिए अगरचे आज हमने देखा कि उनकी ताहयात नैली खत्म हो गई, मगर आगे चल के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुश्किलात आगे हो सकती हैं। सर अगेन अगर एमक्यूएम की बात करें तो एक, अगर मैं सिर्फ उनका 1 पॉइंट एजेंडा रखूं तो वो है जो लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट है, वो उनका इशू है। और एम्पावर तब होंगे जब पैसे आएंगे। वो कहते हैं जी हम इसलिए गए हैं अब नून लीग के साथ कि हमें डायरेक्ट विफाक से डायरेक्ट जनाब पैसे मिले बल्दियाती नुमाइंदों के पास। क्या एक हंग पार्लियामेंट में वो ये हासिल कर सकेंगे? ये ना हो कि पिछली कई दिहाइयों के साथ उन्होंने हर एक का साथ दिया, लेकिन फिर भी कहते हैं जी हम हमारे काम तो कोई भी नहीं करता, हमने सबके साथ जाकर देख लिया। तो एक हंग पार्लियामेंट में वो आईनी तरमीमें करवा सकेंगे कि जनाब डायरेक्ट विफाक से जो रकम है वो सूबों को नहीं, NFC के तहत जो जा रही है उसी में से जनाब डायरेक्ट जाएगी बल्दियाती नुमाइंदों को? अच्छा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है एमक्यूएम की कि एमक्यूएम ने हर बड़ी जमात के साथ जो है हुकूमत बनाई है, हुकूमत में शामिल हुए, पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, PTI के साथ। आप ये भी देखें कि जब ये PTI का साथ छोड़ रहे थे तो इनको वादे लिख कर दिया गया था वो मुआहिदा कि जी इस मुआहिदे की नतीजे में हम आपके ये मुतालबात पूरे करेंगे, लेकिन हमने देखा PDM का दौर हुकूमत गुजर गया और इनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि जो लोकल बॉडीज़ के लॉज फ्रेम करने वो सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। और सूबाई हुकूमत में ज़ाहिर है कि जिसकी सिंध असम्बली के अंदर मेजॉरिटी होगी, और अब तक नज़र ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की गिरफ्त जो है वो देही सिंध पे बहुत मजबूत है, शहरी सिंध में उन्होंने इनरोड्स बना ली हैं। तो अगर वो मैट्रिक्स नहीं बदलता तो एमक्यूएम कुछ भी ताहत कर ले तो फाक बहुत ज़्यादा जो है मुदाखलत नहीं कर सकता। और अगर हंग पार्लियामेंट होती है और पीपल्स पार्टी भी साझेदार होती है उसके अंदर तो और मुश्किल होगी। तो अच्छी बात ये होगी, दुनिया भर में ये होता है कि कंसेंसस बिल्डिंग न सिर्फ नून लीग के साथ बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ भी बात करें कि बड़े शहरों को किस तरह से मैनेज करना है, लाहौर को, कराची को, और उसमें फिर आप सक्कर को भी शामिल करें, हैदराबाद, कोयटा, क्योंकि दुनिया भर में जब तक बाइख्तियार जो हैं वो लोकल बॉडीज़ नहीं होती, मेयर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मजबूत नहीं होता, मसले हल नहीं होते। तो कराची को या हैदराबाद को और शहरों को अगर हैंडल करना है मौसर तरीके से, अब तो हालत ये हो गई है कि यहाँ पर आवारा कुत्ते तक जो हैं उनका कोई इलाज नहीं कर सकते आप मतलब है कि शहर में निकलने से डरते, कहीं पर आपको चोरी चकारी का, स्ट्रीट क्राइम का खतरा है, कहीं पर आवारा कुत्तों का है, पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है लोगों के घरों में, कचरे के बिल्कुल आपको ढेर के ढेर नज़र आएंगे हर जगह आप चले जाएं। तो ये कराची वो नहीं है जो 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, हत्ता के 80 की दहाई में हुआ करता था। आज वाहिद बड़ा शहर है दुनिया का कि जहाँ पर सहूलतें बेहतर होने की जगह इन्हितात हुआ है वहाँ पर। तो ये सोचना चाहिए कि एक बार आप उसामा कराची को सही कर दें, कराची की जो एक जगरनॉट है उसका, उसकी मईशत का, उसको अनलीश कर दें तो कराची को फ़ायदा नहीं होगा, खाली सिंध को होगा, पूरे मुल्क को होगा। तो कराची को ठीक करना, ये नहीं कि मैं कराची आई हूँ इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हर शहर को होना चाहिए, लेकिन कराची से अगर आप आगाज़ करेंगे, समंदरी शहर है, बंदरगाह है, तो उसके पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। और पूरी दुनिया में सर यही होता है, जो कोई भी मुल्क है उसका जो सबसे बड़ी आबादी का, सबसे वाइब्रेंट, सबसे बड़ा शहर है, उस पर जो आप तवज्जो देंगे उसके इफेक्ट्स तो हर तरफ आएंगे। और ये कहना पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के बारे में, मेरा शहर है, हम सबका शहर है, कि ये सबसे बदतरीन शहर है रहने के लिए बड़े शहरों में, तो ये इस चीज़ में आना ये बड़ा दुख की बात होती है, बड़ी तकलीफ दे होता है कि जब हम देखते हैं रैंकिंग में यहाँ आता है। अगर सर हम ये बात करें मुख्तलिफ जमातों की, हर एक अपने चैलेंजेस हैं। एमक्यूएम की हमने तफसील से बात की, उनके अंदर अभी ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरह उन्होंने दोबारा परफॉर्म करना है, वो मसाइल हैं। नून लीग के लिए किस तरह से एडजस्ट करना है सारों को, अब वो मसाइल है। तहरीक इंसाफ के लिए सर्वाइवल का मसला है। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं हम कैंपेन ही नहीं कर सकते, दहशतगर्दी का निशाना बनने का उनको खदशात हैं, और हुए भी हैं उनके ऊपर हमले, उनके लोगों पर। अब सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल नजर आ रही है, उनके लिए थोड़ा और तरह का चैलेंज है कि चले सिंध हो गया, अब आगे हमने विफाकी हुकूमत बनानी है, कहीं और तो जाएं। अब बलूचिस्तान में कुछ बेहतरी नजर आई मियाँ साहब के जाने के बाद, वहाँ जरदारी साहब भी गए, चले उन्होंने भी कुछ लोगों को साथ मिलाया। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं, पंजाब में कोशिश मुसलसल हो रही है बड़े अरसे के बाद। अब यहाँ पर जनाब हम देख रहे हैं कि जो लीडिंग रोल में है पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी एक सुकड़ कर सिर्फ सिंध की जमात रह गई थी, इस दफ़ा वो कुछ कम बैक कर सकेगी? देखिए, अभी कबल वक्त है ये कहना, लेकिन ये मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि हमारे मुल्क में इस वक्त कोई भी कौमी सियासी जमात नहीं है कि जो कराची तक खैबर जिसके कहते हैं रूट्स हो, PTI हुआ करती थी एक ज़माने में, पीपल्स पार्टी को ये एजाज़ हासिल हुआ करता था। असल जमात वही होती है कि जिसकी फॉलोइंग चारों सूबों में हो। और अगर पीपल्स पार्टी बाउंस बैक करती है, लेकिन उसके लिए इनके पास क्या नैरेटिव है, क्या ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, क्या बयानियाँ लेकर आते हैं, क्या लोग उस बयानिए को कबूल करने के लिए तैयार हैं, क्या लोग बिलावल साहब को संजीदगी से उन्होंने लेना शुरू कर दिया, ये तमाम सवालात हैं। और मेरे ख्याल में जितनी मेहनत की जाती है सियासत में ये होता है, लेकिन लोगों को ये अगर ज़रा सा भी एक वो मिलेगा, इशारा मिलेगा, वो ये मिलेगा कि जी कल को इलेक्शन के बाद
नून लीग और पीपल्स पार्टी एक हो जाएंगी तो फिर लोग क्या कहेंगे, उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। वो समझेंगे जी आईपीपी अगर बी टीम बनेगी नून लीग की तो लोग सवाल करेंगे। तो असल सवाल ये कि जनाब एक तरफ जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी कि उसके अंदर भी जो अपोजिशन है क्या वाकई हकीकी अपोजिशन है, तो सवाल होता है कि जिस मुल्क में असल अपोजिशन कौन सी है। तो अगर पीपल्स पार्टी ने यकीन दिला दिया कि जी वो वाकई असल के वडे वाली अपोजिशन है और वाकई वो अवाम के मफादात का ख्याल रखेंगे और वो जनाब जमहूरियत की और जमहूरियत पसंदी की सियासत करेंगे और ज़रा सा रिफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को, उन पे जो दाग माजी में प्रोपेगेंडा वो कहते हैं कि है उनके खिलाफ, उसको वो धो डालेंगे, उस परसेप्शन को चेंज कर देंगे, तो यकीनन पीपल्स पार्टी में पोटेंशियल है, उसकी एक तजुर्बेकार टीम है। तो लेकिन अभी बहुत कबल वक्त होगा ये कहना, पंजाब कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये भी देखना है जी। और इसमें सर पीपल्स पार्टी के हवाले से एक मुश्किल यह है कि उनसे यही सवाल होता है कि जी बताएं, जो आपने बयानी की बात की, अब सबसे बड़ा शहर कराची है, वो कराची के तो मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि सब सवाल करते हैं कहीं आप पूरे मुल्क को कराची बना देंगे जहाँ अमन अमान की सूरत हाल, सफाई, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो नहीं है। तो अब वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो कराची उतना अरसा रहा ही नहीं है, हमें तो मिला ही अब है बड़े अरसे के बाद, वरना तो MQM जो है बल्दियाती उनके पास रहा था, हम क्या MQM कहती है जी हमारे पास इख्तियार ही नहीं होता था, रकम ही नहीं होती थी, हम कहाँ करें। तो ये भी पीपल्स पार्टी के लिए मकबसा है कि वो NICVD का दिखाते हैं, कहीं उन्होंने डेवलपमेंट की, कुछ सड़कें बनाई, बट डजंट सीम इट्स इनफ कि जब नून लीग कहती है हम डेवलपमेंट करते हैं, या तहरीक इंसाफ जो है वो एहसास प्रोग्राम की तरफ अपनी तवज्जो दिलाती है, फजलुर रहमान साहब का एक रिलीजियस वो एक उनके पास कार्ड होता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास अब वो उतना नहीं है इस वक्त। ये शायद उनके लिए एक हैंडीकैप है, उन्होंने डेवलपमेंट पहले की निस्बत शायद की प्रेशर में आकर, लेकिन इतनी नहीं कि वो पूरे पाकिस्तान में एक बयानिया बना सके। वो आप याद करें कि वो कहते हैं ना कि टू लिटिल टू लेट। पीपल्स पार्टी ने, लोग कहते हैं कि जी कराची के साथ अच्छा नहीं किया, मैं कहता हूँ देही सिंध के साथ भी कोई बहुत अच्छा नहीं किया है। देही सिंध के भी मसाइल जो हैं बहुत बड़े मसाइल हैं, और आप 2-3 अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स बना लें कि जी आपने जैसे NICVD बना दिया, या देही सिंध के अंदर आपने बड़े अस्पताल बना दिए, तो बात हमारा तो असल मसला बेसिक हेल्थ का होता है, तो ये बड़ी काबिल बहस बात है। और उसमें भी हमारे कराची के जो डेवलपमेंट हुई है उसमें मुखैर हजरात का बड़ा पैसा लगा है, NICVD हो रहा है, कोई भी आप गवर्नमेंट का अस्पताल ले लें, डोनेशंस बहुत ज़्यादा मिले हैं वहाँ पर। तो ये सिर्फ क्रेडिट लेना कि जी सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किया, यकीनन किया, लेकिन बहुत आखिरी मुराद अली शाह साहब के आखिरी 1-2 बरस के अंदर मास ट्रांजिट पे कोई काम नहीं हुआ, अभी हुआ है जाकर, तो और सर बहुत सारा उनको काम करना पड़ेगा। जी जी आमिर साहब, अभी भी एजुकेशन जो आप फरमा रहे हैं, अगर क्लोजिंग रिमार्क्स ये मैं कह सकता हूं, एजुकेशन में, हेल्थ में, बेसिक हेल्थ, स्टंटेड ग्रोथ बहुत ज़्यादा अभी बच्चों में नजर आती है, बेसिक एजुकेशन ही सिंध में नजर नहीं आती, तो ये मसाइल जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। चूंकि हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।